हाय। हम लोग ट्वेल्थ क्लास के पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 1 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 2 एंड ऑफ बाइपोलरिटी का रिवीजन वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग एक वीडियो में हम इस चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बाइपोलरिटी, यहाँ लिखा हुआ है एंड ऑफ बाइपोलरिटी चैप्टर नंबर 2 और ये रिवीजन वीडियो है हमारा। तो ये रिवीजन है। अब देखिए, इस वीडियो में जो ये चैप्टर है एंड ऑफ बाइपोलरिटी, इसको समझना पड़ेगा पहले बाइपोलरिटी मतलब होता क्या है। तो ये कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर जो पहला चैप्टर था उससे रिलेटेड है। कोल्ड वॉर के दौरान देखते हैं पूरी दुनिया दो ग्रुप में बटी होती है यूएस और यूएसएसआर। और यूएस और यूएसएसआर में रेस ऑफ सुपरमेसी था, रेस ऑफ आर्मामेंट था, रेस ऑफ सुपर पावर बनने की रेस थी। और बहुत सारी कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ यूएस की एलाई थी, कुछ कंट्रीज़ यूएसएसआर की एलाइज थी। इस तरीके से दोनों में ग्रुपिंग हुआ था। इसी ग्रुपिंग को यूएस और यूएसएसआर की ग्रुपिंग जो 1945 से लेकर के 1991 तक चली, उसी ग्रुपिंग को, दो ग्रुप को हम बाइपोलरिटी कहते हैं। हम इस चैप्टर में देखेंगे कैसे एक ग्रुप जो यूएसएसआर था वो डिसइंटीग्रेट हो गया 1991 में और पूरी दुनिया में बाइपोलरिटी ख़त्म हो गई और यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। यूएसए का डोमिनेंस शुरू हो जाएगा, जो चैप्टर नंबर 3 में वहाँ पर पढ़ना है। तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने को और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बीच में जो इवेंट है, उन सब सारी चीज़ों को जानना है हम लोगों को। यूएसएसआर सबसे पहले था क्या, इसको हम लोग समझते हैं। यूएसएसआर को समझने से पहले हम लोगों को रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में जानना पड़ेगा। रशियन रिवॉल्यूशन क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, 1917 में हुआ। रशियन रिवॉल्यूशन को बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं और इसको हम सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। रशियन रिवॉल्यूशन के लीडर लेनिन है। इन सब चीज़ों पर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लास 9th में जो आप लोग पढ़े होंगे, रशिया में हम देखते हैं 1917 से पहले बहुत सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम होता है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और वहाँ पर रिवॉल्यूशन होता है। दो रिवॉल्यूशन, एक फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन होता है और एक अक्टूबर रिवॉल्यूशन होता है। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं कि पावर किंग से लेकर के प्रोविजनल गवर्नमेंट को दे दी जाती है और अक्टूबर रिवॉल्यूशन में देखते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा करके इसकी जो लेनिन की गवर्नमेंट बन जाती है। और लेनिन जो रशियन रिवॉल्यूशन का लीडर हुआ करता था, जो कि बोल्शेविक पार्टी का लीडर भी था, इसीलिए बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो जब लेनिन आता है तो लेनिन वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट के वर्क करता है। लेनिन इकोनॉमिक पॉलिसी के तौर पर सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल को अपनाता है, 5 ईयर प्लान्स वगैरह सब लाता है। वहाँ पे जब सोशलिस्ट इकोनॉमी अपनाता है तो बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाती है और गवर्नमेंट प्लान्ड इकोनॉमी के तहत वो डेवलपमेंट करना शुरू कर देता है। और देखते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। इंडस्ट्री फैक्ट्री गवर्नमेंट बैठाती है, बहुत सारे लोगों को वहाँ पर रोज़गार मिलता है और गरीबों मज़दूरों के लिए, जो आम लोगों के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, रोड, बिजली, एजुकेशन, हेल्थ और भी सारी जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है, वो लेनिन अपने लोगों को देने की कोशिश करता है। रशिया में जो हुआ, ये सब चीज़ जो तरक्कियाँ हो रही थी, ये आसपास की कंट्रीज़ में, रशिया के आसपास की कंट्रीज़ में भी कम्युनिस्ट पार्टी या बोल्शेविक पार्टी का ही नाम बदल करके कम्युनिस्ट पार्टी रखा जाता है। तो कम्युनिस्ट पार्टी की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी होती है लेनिन की पार्टी की, और इन पॉपुलैरिटीज़ की वजह से उन सब कंट्रीज़ में भी कहीं ना कहीं इलेक्शन होता है और कम्युनिस्ट पार्टी जीत जाती है और एक एसोसिएशन का फॉर्मेशन होता है 15 कंट्रीज़ के बीच। तो कौन कौन से कंट्रीज़ थे 15 कंट्रीज़ के बीच? तो यहाँ देखिए, ये सब कंट्रीज़ है जो ज़्यादातर सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप की कंट्री सब है। यहाँ देखिए कौन कौन सी कंट्री है। आर्मेनिया है, अज़रबैजान है, बेलारस है, इस्टोनिया है, जॉर्जिया है, कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, लातविया है, लिथुआनिया है, मोल्डोवा है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, यूक्रेन है, उज़्बेकिस्तान है और मेन कंट्री जो रशिया थी। तो रशिया के अलावा इन सब 14 कंट्रीज़, मतलब टोटल 15 कंट्रीज़ का एक एसोसिएशन बना जिसको यूएसएसआर कहा गया और ये 1922 में बना और इसी को सोवियत यूनियन भी या सोवियत सिस्टम भी कहा जाता है। ये एक एसोसिएशन था 15 कंट्रीज़ का। इस एसोसिएशन में जो सिस्टम क्या था, इन लोगों के बीच में एक बेसिक रूल था कि हम सब के यहाँ सिंगल पार्टी सिस्टम होगा, मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट होगी, दूसरी कोई पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकती है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल होगा, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी बैंड होगा और इक्वलिटी पर बेस्ड जो है सोसाइटी होगी। गवर्नमेंट सभी के बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के लिए इंतजाम करेगी। तो ये सब इसी 15 कंट्रीज़ के एसोसिएशन और
इस इन लोगों के बीच जो एग्रीमेंट होता है, जो अलायंस होता है, जिस प्रिंसिपल पर अलायंस होता है, उसी प्रिंसिपल को हम सोवियत यूनियन और सोवियत सिस्टम कहते हैं। तो सोवियत सिस्टम और जिसको हम यूएसएसआर कहते हैं, यूएसएसआर का फुल फॉर्म भी जानना हम लोगों को ज़रूरी है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये याद रखना है, क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये नाम होता है। बहुत बार ये नाम भी पूछा है। तो ये यूएसएसआर का फुल फॉर्म है, 1922 में बनी और ये यूएसएसआर कब तक चली, 1991 तक चली। 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गए। क्या हो गए, डिसइंटीग्रेट हो गए, मतलब ये जो एसोसिएशन बनी थी 15 कंट्रीज़ का, ये एसोसिएशन धीरे धीरे टूट गई। तो इसी सब चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक था यूएसएसआर एंड इट्स फॉर्मेशन, इसको हम लोग देख लिए। बाइपोलरिटी भी हम लोग समझ लिए कि यूएस और यूएसएसआर के बीच जो बाइपोलरिटी थी 1945 से 1991 तक, इसी को हम लोग कहते हैं कि बाइपोलरिटी। इस दौरान क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था और आपस में कंपटीशन था। यूएस और यूएसएसआर बैक्ड बाय देयर रेस्पेक्टिव एलाइज, बहुत सारी कंट्रीज इन दोनों कंट्रीज के एलाइज थी और इन दोनों के बीच जो है वो कंपटीशन चला आ रहा था। तो यूएसएसआर का फॉर्मेशन हो गया। यूएसएसआर के कुछ फीचर्स को देखेंगे, यूएसएसआर की क्या क्या खासियत थी। तो यूएसएसआर के बीच क्या खासियत थी, तो सबसे पहली खासियत ये 15 कंट्रीज़ का एसोसिएशन था। इन सब कंट्रीज़ में सिंगल पार्टी सिस्टम थी, कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी, दूसरी पार्टी को इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकती थी, सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल था, इक्वलिटी पर बेस्ड सोसाइटी था, प्राइवेट प्रॉपर्टी बैंड था। इन सब सारे कंट्रीज़ में रिसोर्स की कोई कमी नहीं थी, नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा था इन सारे 15 कंट्रीज़ में। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन सब कंट्रीज़ का जो है बहुत ज़्यादा डेवलप था। गवर्नमेंट इन सब कंट्रीज़ में सारे बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ गवर्नमेंट खुद अवेलेबल करवा रही थी। और देखते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ वहाँ पर सेटअप होती है, गवर्नमेंट सभी को रोज़गार देती है और हर एक चीज़, एक छोटे से पिन से लेकर के बड़े से कार तक ये जो है बनाती है और बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं होता है। ये जितनी भी चीज़ इनके यहाँ नीड होती है ये सारे चीज़ ये खुद ही बना लेते हैं। तो बहुत अच्छा ये सब मामला रहता है। तो ये जो है यूएसएसआर की फीचर्स थी। क्या सब फीचर्स थी, तो सिंगल पार्टी सिस्टम है, इक्वलिटी पर बेस्ड सोसाइटी है, कम्युनिस्ट पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, प्राइवेट प्रॉपर्टी बैन है, इन सब कंट्रीज़ के पास रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलप्ड है और देखते हैं गवर्नमेंट के कंट्रोल में सब चीज़ है। गवर्नमेंट बेसिक नेसेसिटीज़, एजुकेशन, हेल्थ, रोड, बिजली, पानी, ये सब सारी फैसिलिटीज़ दे रही है। बहुत सारी कंपनीज़, फैक्ट्रीज़ गवर्नमेंट खुद बैठाई है। एक छोटे से पिन से लेकर के बड़े से कार तक जो है ये खुद प्रोड्यूस कर रही है। सभी को वहाँ पर रोज़गार दिया जा रहा है और बाहर से किसी तरीके की चीज़ें इंपोर्ट नहीं की जा रही है। जितनी भी चीज़ों का प्रोडक्शन ये सारी चीज़ें खुद ही बनाती है। तो ये सब इसकी जो है खासियत थी। लेकिन ये सब फीचर्स थी। फीचर्स के साथ साथ देखते हैं वक्त के साथ सोवियत सिस्टम में कुछ जो है वो परेशानी भी दिखाई देती है, कुछ प्रॉब्लम भी दिखाई देती है, जिसको हम लोग लिमिटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिमिटेशन ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर की क्या क्या कमी और खामियाँ थी। तो यूएसएसआर के कमी और खामियों को देखने के लिए हम देखते हैं सबसे पहला कमी खामी ये था कि सिंगल पार्टी सिस्टम था, दूसरी पार्टी कोई अलाउड नहीं थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ही बार बार पावर में आ रही थी, जिस वजह से कम्युनिस्ट पार्टी के जो गवर्नमेंट थी वो काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक थी, ऑथोरिटेरियन थी। आम लोगों का ज़िंदगी जीना दुश्वार था, लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं था, गवर्नमेंट में बड़े पैमाने पर करप्शन था। बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म की ज़रूरत थी, लेकिन गवर्नमेंट रिफॉर्म नहीं कर रही थी। पार्टी के या गवर्नमेंट के जो कुछ लोग थे उनको स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ था, आम लोगों को किसी तरीके का कोई राइट्स नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं जो लोगों को एक्सपेक्टेशन थी यूएसएसआर से या सोवियत सिस्टम से, वो कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट या यूएसएसआर जो है लोगों के एक्सपेक्टेशन पर नहीं उतर पाती है। और ये लोग देखती है कि वेस्ट में, वेस्टर्न यूरोप में और अमेरिका में बड़े पैमाने पर तरक्की हो रही है और हम लोग जो है पीछे जा रहे हैं। इसके अलावा एक और कमी और खामी थी कि इस यूएसएसआर में एक 15 कंट्रीज़ में एक कंट्रीज़ जो है वो रशिया थी, लेकिन रशिया बाकी सारे मामले में डोमिनेट हो रही थी। तो इन सब 14 कंट्रीज़ को, रशिया के अलावा ये सारे 14 कंट्रीज़ को ऐसा लग रहा था कि हमको नज़रअंदाज किया जा रहा है, हमारी बात नहीं मानी जा रही है। इस सब जो है लोगों में नाराज़गी थी। तो ये सब जो है ये
प्रॉब्लम था यूएसएसआर का। इसके बाद इसी प्रॉब्लम की वजह से हम देखते हैं कि यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेशन की डिमांड शुरू हो जाती है। और तो रीज़न ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो हम लोग पढ़ते हैं, तो रीज़न ऑफ डिसइंटीग्रेशन में हम लोगों को ये पढ़ना है, रीज़न ऑफ डिसइंटीग्रेशन को हम लोग 4-5 रीज़न में पढ़ते हैं। ये जो टॉपिक है हमारा रीज़न ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इसको 4-5 हेडिंग में पढ़ते हैं। 4-5 हेडिंग क्या है? सबसे पहला हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल रीज़न। पॉलिटिकल रीज़न, पॉलिटिकल रीज़न के बाद हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक रीज़न। इकोनॉमिक रीज़न के बाद हम लोग देखते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म लिख देते हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म। राइज ऑफ नेशनलिज्म के बाद हम देखते हैं रिफॉर्म ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव। रिफॉर्म ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव, ये 4 रीज़न होता है। अब इसको एक एक करके देखते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव, ये अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि रीज़न ऑफ डिसइंटीग्रेशन, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने की क्या क्या रीज़न थे, तो ये 4 रीज़न हम लोग देखते हैं। फॉलोइंग रीज़न, ठीक है, फॉलोइंग रीज़न हम लोग ऐसे देखते हैं। ये 4 रीज़न था। सबसे पहला पॉलिटिकल रीज़न। पॉलिटिकल रीज़न में क्या था, तो जो इसकी कमी और खामी थी हम लोग देखते हैं कि सिंगल पार्टी सिस्टम होता है, कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट होती है, दूसरी पार्टी को इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकती, तो ये बार बार कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है। इस पार्टी के या पार्टी के गवर्नमेंट के लोगों को किसी बात का कोई ये नहीं होता है कि हम अगली बार इलेक्शन हार भी सकते हैं। इसी वजह से ये ब्यूरोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन हो जाती है, लोगों की सुनती नहीं है, लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन नहीं होता है। पार्टी के कुछ खास लोग स्पेशल प्रिविलेज और जो है एंजॉय करते रहते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से गवर्नमेंट में बहुत करप्शन रहता है और जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है उन सब एक्सपेक्टेशन को ये सोवियत सिस्टम या कम्युनिस्ट पार्टी पूरा नहीं कर पाती है। ये आ जाएगा हमारा पॉलिटिकल रीज़न में। इसके बाद हम लोग इसके इकोनॉमिक रीज़न को देखते हैं। तो इकोनॉमिक रीज़न में क्या था, ये शुरू में हर एक चीज़ों का प्रोडक्शन ज़रूर शुरू की थी कि हम बाहर से किसी चीज़ों को इंपोर्ट नहीं करेंगे और सभी चीज़ एक पिन से लेकर के कार तक बनाएंगे, लेकिन ये क्वांटिटी तो बना रहे थे, क्वालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वक्त के साथ ये अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं किए, वक्त के साथ टेक्नोलॉजिकल यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ। इन सब चीज़ों की वजह से इकोनॉमी में स्टैग्नेशन आ चुका था। जो है ये अपने यहाँ आबादी तो बढ़ गई, लेकिन जो है ना जो सब चीज़ों की ज़रूरत थी उन सब चीज़ों का ये प्रोडक्शन कर नहीं रहा था। ये जितनी डिमांड थी उतनी कर नहीं पा रहा था और बाद में इसको फिर बाहर से इंपोर्ट वगैरह जो है करना पड़ जाता है। इसके अलावा ये जो कोल्ड वॉर के दौरान जो दोनों के बीच रेस और कंपटीशन था, इस दौरान ये अच्छा खासा पैसा जो है वो रेस ऑफ आर्मामेंट में, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह इकट्ठा करने में जो है खर्च किया था। इसके बाद हम देखते हैं जो इसके बहुत सारे एलाइज थे ईस्टर्न यूरोप में, जिसको हम सैटेलाइट स्टेट कहते हैं, जहाँ पर ये अपने फोर्सेज वगैरह को डिप्लॉय कर करके रखता रहा था, वेपन से और बाकी पैसे से हेल्प कर रहा था। इन सब चीज़ों की वजह से फाइनेंशियल बर्डन था और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन था। तरक्की बिल्कुल इन लोगों के यहाँ रुक चुकी थी। लोगों को जो एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही थी। इसके बाद देखते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म। राइज ऑफ नेशनलिज्म में क्या है कि ये जो यूएसएसआर के जो कि में 15 कंट्रीज़ है, इन 15 कंट्रीज़ में से जो 14 कंट्रीज़ है रशिया के अलावा, इन सारे कंट्रीज़ में नेशनलिज्म राइज हुआ। नेशनलिज्म क्या होता है? फीलिंग ऑफ वननेस, कॉमननेस, आइडेंटिटी खुद की और फीलिंग ऑफ प्राउड। तो ये सब सारी 14 कंट्रीज़ अब जो है अपने आप को यूएसएसआर से एलिनिएटेड, यूएसएसआर से अलग फील करने लगी, इस तरीके से सोचने लगी। रशिया कौन होता है? हम क्या बताते हैं? इन 15 कंट्रीज़ में एक कंट्री रशिया थी, लेकिन रशिया बाकी चीज़ों में डोमिनेट कर रही थी। तो इन सब कंट्रीज़ को ऐसा लग रहा था कि आखिर रशिया हमारे बारे में कौन होता है तय करने वाला, रशिया हमारे बारे में क्यों तय करेगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के लोगों में नाराज़गी थी और ये सब कंट्रीज़ अपने इस कंट्रीज़ के लोग एकजुट हो रहे थे और आज़ादी की डिमांड करना शुरू कर दिए, यूएसएसआर से टूटने की डिमांड शुरू कर दिए। ये था राइज ऑफ नेशनलिज्म। इसके बाद देखते हैं एक लीडर आते हैं 1985 में, मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं और ये लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए जो है कुछ पॉलिसीज़ लाते हैं, कुछ रिफॉर्म करते हैं, जिसको कहा जाता है रिफॉर्म मेड बाय मिखाइल गोर्बाचेव। वो मिखाइल गोर्बाचेव का रिफॉर्म क्या रहता है? तो रिफॉर्म का नाम होता है ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका, ये 2 नाम से रिफॉर्म लाने की कोशिश करते हैं। तो ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका क्या था? ये था ओपननेस ऑफ इकोनॉमी। मिखाइल गोर्बाचेव अपनी इकोनॉमी को ओपन करने की कोशिश करते हैं। यूरोप और अमेरिका की कंट्री से, वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका की कंट्री से कुछ टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज कर करके अपने यहाँ तरक्की जो है वो करना चाहती है। इसके अलावा अमेरिका से बेहतर रिलेशन बनाना और डेवलपमेंट करने की कोशिश करती है। लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वगैरह भी जो देती है। तो इसमें ग्लासनोस्ट ओपननेस होता है और पेरेस्ट्रोइका ये होता है रीस्ट्रक्चरिंग।
रीस्ट्रक्चरिंग मतलब है कि पेरेस्ट्रोइका में कहती है कि वो सब कंट्रीज जो अभी भी चाहती है कि यूएसएसआर का रिफॉर्म के बाद भी वो सब कंट्रीज जो चाहती है कि यूएसएसआर से आज़ाद रहें, तो वो जो है आज़ाद है, उसकी मर्जी है वो यूएसएसआर में रहे या नहीं रहे। तो इन सब चीज़ों की वजह से यूएसएसआर धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर देती है। सबसे पहली कंट्रीज होती है लिथुआनिया। कौन सी कंट्री है, यहाँ देखिए ये कंट्री है सबसे पहले लिथुआनिया 1989 में डिसइंटीग्रेट होना जो है वो शुरू कर देती है, इससे बाहर निकल आती है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं 1989 में ही जो है बर्लिन की दीवार भी जो है वो तोड़ दी जाती है, बर्लिन वॉल तोड़ दी जाती है। और बर्लिन वॉल को तोड़ने के बाद, बर्लिन वॉल के बाद हम देखते हैं जर्मनी का एकीकरण होता है, जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है। इसी सब के दौरान जब मिखाइल गोर्बाचेव जब रिफॉर्म करते हैं तो मिखाइल गोर्बाचेव को कम्युनिस्ट पार्टी के जो पुराने लीडर्स होते हैं वो इन लोगों को मिखाइल गोर्बाचेव को बंधक बना लेते हैं, जिस इंसिडेंट को अगस्त कूप कहा जाता है कि सारे चीज़ों को। और मिखाइल गोर्बाचेव को कहा जाता है कि तुम जो रिफॉर्म किए हो या आप जो रिफॉर्म किए हैं, आपके रिफॉर्म की वजह से ये सब यूएसएसआर जो 70 ईयर्स से चल रही थी, 70 ईयर्स ही हुआ ना 1922 टू देखिए 1922 टू 1991 करीब 70 ईयर से यूएसएसआर जो चल रही थी उस यूएसएसआर का विघटन होना शुरू हो गया था। इसीलिए ये यूएसएसआर को बंधक बना लिया ये मिखाइल गोर्बाचेव को बंधक बना लिया जाता है। और मिखाइल गोर्बाचेव को कहा जाता है कि आप जो रिफॉर्म किए उस वजह से यूएसएसआर इतनी पुरानी जो सिस्टम टूट रही थे, आप अपने रिफॉर्म को वापस लीजिए और जो है इन सब चीज़ों को यूएसएसआर को फिर से एकजुट करने की जो है कोशिश कीजिए। लोगों को जब इस बात का पता चलता है कि मिखाइल गोर्बाचेव जो कि लोगों के लिए कुछ अच्छे जो है लिबरल पॉलिसीज़ इख्तियार किया था, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन दिया था, लोगों को कुछ अपने राइट्स वगैरह सब दिए थे, उसको बंधक बना लिया गया, उसको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। लोग प्रोटेस्ट पर उतर आते हैं, गवर्नमेंट कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर पार्टी सब लीडर फौज भेज देती है इसके लोगों के प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए। लोग जो है आर्मी जो है उन लोगों का ही साथ दे देती है और इस तरीके से मिखाइल गोर्बाचेव को बंधक से हटाया जाता है। इसी सब दौरान एक लीडर होता है जिस लीडर का नाम होता है बोरिस याल्सिन। बोरिस याल्सिन का भी रोल है। बोरिस याल्सिन मिखाइल गोर्बाचेव के बंधक बनाए जाने के खिलाफ मूवमेंट शुरू करता है और वो भी कम्युनिस्ट पार्टी का ही लीडर होता है। और इस दौरान वो पॉपुलैरिटी लोगों के फेवर में, मिखाइल गोर्बाचेव के रिफॉर्म के फेवर में वो प्रोटेस्ट करता है। तो जब इलेक्शन होता है तो ये इलेक्शन उन सब जगहों पर जीत जाता है और इनके इलेक्शन जीतने की वजह से अब ये रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ये तीन कंट्री मिलकर के एक एकॉर्ड साइन करती है, समझौता साइन करती है, जिस समझौते का नाम होता है बालावेज़ा एकॉर्ड। और इस समझौते के साथ यूएसएसआर का विघटन डिसइंटीग्रेशन कर दिया जाता है। दिसंबर 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाती है। दिसंबर 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाती है। तो हम देखें यहाँ पर क्या था रीज़न ऑफ डिसइंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, इन सब चीज़ों को भी देखें। आप लोगों को याद रखना है ये ग्लासनॉस्ट, पेरेस्ट्रोइका और इसी बीच में अगस्त कूप हुआ था, तो ये सब चीज़ें अगस्त कूप वगैरह ये याद रखनी है, ठीक है। तो ये 1991 में हुआ था अगस्त में। फिर दिसंबर 1991 में ये टूट जाती है। दिसंबर 1991 में यूएसएसआर टूट जाती है। अब यूएसएसआर जब टूटती है तो यूएसएसआर के जगह पर हम देखते हैं कि सारी कंट्रीज़ यूएसएसआर से आज़ाद हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। और एक कंट्रीज़ यूएसएसआर में टोटल 15 कंट्रीज़ थी, ये 15 कंट्रीज़ आज़ाद होती है। जब ये 15 कंट्रीज़ आज़ाद होती है तो ये सारी कंट्रीज़ मिल करके एक एसोसिएशन बनाती है जिसका नाम होता है CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ये सब जो है ग्रुपिंग करती है। और ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है कि जिसमें ये सारे 15 कंट्रीज़ उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होती है। ये याद रखने के लिए कि पहले कभी हम यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे, ये एक फॉर्मल होता है। तो यूएसएसआर में कितनी कंट्री? 15 कंट्रीज। CIS में कितनी कंट्रीज? 15 कंट्रीज। अब यूएसएसआर का सक्सेसर कंट्री कौन बनता है? तो यूएसएसआर का सक्सेसर कंट्री रशिया बनता है। ये सारे चीज़ों में, चाहे UNO वगैरह में, यूएसएसआर की जगह कौन ले लेता है? रशिया ले लेता है। इन सब चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। अब आगे देखिए कंसिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। यूएसएसआर के टूटने का जो है क्या कंसिक्वेंसेस था। तो यूएसएसआर और यूएसए के बीच हम क्या देखते हैं, कोल्ड वॉर होता है। तो सबसे पहला जो है कंसिक्वेंसेस क्या था, कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, ये जो बाइपोलरिटी थी वो ख़त्म हो गई।
इसके बाद हम देखते हैं जो रेस ऑफ आर्मामेंट था वो ख़त्म हो गया, रेस ऑफ आइडियोलॉजी ख़त्म हो गया, 15 नए कंट्रीज़ उभर करके जो है सामने आए। ये सारी कंट्रीज़ कम्युनिस्ट जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल छोड़ करके कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल अपनाती है, और इन सारे कंट्रीज़ में एक ट्रांजिशन होता है जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और इन सब कंट्रीज़ को जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब जो है हेल्प करती है। तो डिसइंटीग्रेशन का कंसिक्वेंसेस क्या हुआ? कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, रेस ऑफ आर्मामेंट ख़त्म हो गया, रेस ऑफ सुपरमेसी ख़त्म हो गया। इसके बाद पूरी दुनिया यूनिपोलर बन गई और 50 नए कंट्रीज़ उभर करके सामने आए। ये सारे कंट्रीज़ सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल से कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल की तरफ ट्रांजिशन कर जाती है, और इन सब कंट्रीज़ को इस ट्रांजिशन के दौरान फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन IMF और वर्ल्ड बैंक बड़े जो पैमाने पर इनको मदद करती है और इसकी इकोनॉमी को ट्रांजिशन करने में जो हेल्प करती है। तो ये हमारा कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन था। इसके बाद हम देखते हैं 15 न्यू कंट्रीज उभर करके सामने आई और ये सब CIS बनाए। तो CIS का फुल फॉर्म हम यहाँ पर फिर से लिख देते हैं। CIS का फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ये CIS का फुल फॉर्म है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। कितनी कंट्रीज थी? 15 कंट्रीज का ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है बस। और USSR का सक्सेसर कंट्रीज रशिया बना। USSR डिसइंटीग्रेट कब किया? दिसंबर 1991 में फाइनली डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब हम देखिए यहाँ पर एक नया टॉपिक है शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी क्या था ये जानना। अब देखिए हम क्या बताए थे कि कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन में जो सेकंड लास्ट पॉइंट था कि ये 15 कंट्रीज जो पहले सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल अपनाती थी, ये सब सारी कंट्रीज कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल अपनाती है। तो सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट के तरफ जो ट्रांजिशन होता है कोल्ड वॉर के बाद, USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद, इन सब सारे कंट्रीज़ का ये ट्रांजिशन बहुत मुश्किल भरा होता है। इसी ट्रांजिशन को शॉक थेरेपी कहा जाता है। तो कोल्ड वॉर के बाद इन 15 कंट्रीज़ जो USSR का पार्ट हुआ करती थी, वो सब कंट्रीज़ सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल को छोड़ करके कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल की तरफ जो ट्रांजिशन करती है, ये ट्रांजिशन बहुत पेनफुल होता है। इसी पेनफुल ट्रांजिशन को हम कहते हैं शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी के कंसिक्वेंसेस क्या थे? तो शॉक थेरेपी के कंसिक्वेंसेस को देखते हैं कि ये सब सारी कंट्रीज़, सबसे पहला कंसिक्वेंसेस में कि ये सब सारी कंट्रीज़, जो सब कंट्रीज़ पहले सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल अपनाई हुई थी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल अपनाती है, जो सब चीज़ पहले गवर्नमेंट कंट्रोल हुआ करता था, ये सब सारे गवर्नमेंट कंट्रोल की इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज जो है बेच दी जाती है। बड़े पैमाने पर जो है वो सेल किया जाता है। 90% ऑफ इंडस्ट्रीज एक साथ एक बार में बेच दी जाती है, जिसको हिस्ट्री में लार्जेस्ट गैराज सेल कहा जाता है। लार्जेस्ट गैराज सेल कहा जाता है। और ये इतना ही नहीं था, बेचा ही नहीं गया, थ्रो अवे प्राइसेस पर जो है वो बेचा गया था। एक साथ जो पहले गवर्नमेंट रोड, बिजली, पानी, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब सारे चीज़ों का जिम्मेदारी USSR के अंदर गवर्नमेंट ली हुई थी। तो देखा जाता है ये सब जो बेसिक फैसिलिटीज़ होता है, ये सब एक ऑटोमेटिक जब प्राइवेटाइज हो जाता है, सब चीज़ प्राइवेट कंपनी चलाने लगती है, तो ये सब गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ लोगों से जो है वो अचानक से हट जाता है। और इस वजह से हम देखते हैं सोसाइटी में इक्वलिटी नहीं बचा रहता है। अमीर अमीर होता है और गरीब गरीब होता चला जाता है। जो लोग मिडिल क्लास में लोग थे, जो रोड, पानी, एजुकेशन, हेल्थ और बाकी राशन, ये सब चीज़ गवर्नमेंट दे रही थी, अब उन लोगों को इन सब चीज़ों के लिए पे करना पड़ा। इसीलिए अमीर गरीब के बीच जो है वो फ़र्क बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं और भी कंसिक्वेंसेस में कि इन सब कंट्रीज़ के GDP में भारी गिरावट आता है। इन सब कंट्रीज़ की GDP कंप्लीट जो है वो लो हो जाती है। और फिर जो है इन सब कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, महंगाई काफ़ी बढ़ जाती है। और फिर आखिरी में कहा जाता है कि ये जो शॉक थेरेपी था वहाँ की इकोनॉमी पर डिज़ास्टर साबित हुआ और लोगों पर आफत और मुसीबत जो है बन करके उभरा। तो ये सब सारे हमारे कंसिक्वेंसेस थे शॉक थेरेपी। क्या सब कंसिक्वेंसेस था? सोशलिस्ट मॉडल से सोशलिस्ट मॉडल से कैपिटलिस्ट मॉडल अपना लिया गया। सारे गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनीज़ को जो है वो बेच दिया गया। जितने भी कंपनीज़ थे एक साथ 90% कंपनीज़ को सेल कर दिया गया। सेल ही नहीं किया गया, थ्रो अवे प्राइसेस पर बेच दिया गया। गवर्नमेंट जो सब चीज़ पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, गवर्नमेंट रोड, बिजली, एजुकेशन, हेल्थ, राशन, ये सब बेसिक फैसिलिटीज़ लोगों को मुहैया कराती थी, लोगों को अवेलेबल करवाती थी, वो सब सारे बेसिक फैसिलिटीज़ अब प्राइवेटाइज हो गया। तो उन सब चीज़ों पर लोगों को चार्ज देना पड़ गया, जिस वजह से अमीर और गरीब में फ़र्क बढ़ना शुरू हो गया। अब प्राइवेटाइजेशन की वजह से मिडिल मैन लोगों का या ब्रोकर्स वगैरह का जो है रोल बहुत ज़्यादा शुरू हो गया।
और फिर हम आखिरी में देखते हैं कि इन सब कंट्रीज़ के जीडीपी में भारी गिरावट आता है। इस कंट्रीज़ का जो करेंसी होता है रूबल में भी जो है वो काफ़ी गिरावट होता है, रूबल का जो वैल्यू है वो काफ़ी कम हो जाता है और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाता है। इस कंट्री शॉक थेरेपी इन सब कंट्रीज़ के इकोनॉमी पर डिज़ास्टरियस साबित हुआ और लोगों पर आफत मुसीबत बन करके उभरा। तो ये चीज़ था हमारा शॉक थेरेपी और शॉक थेरेपी के कंसिक्वेंसेस। ठीक है, अब हमको देखिए एक और टॉपिक है इसी में, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। मतलब इंडिया और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़, मतलब इंडिया का वो सब कंट्रीज जो पहले कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल अपनाई थी, तो ये जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाती है 1991 में, तो इंडिया का इन सब कंट्रीज से कैसा रिलेशन होता है। यूएसएसआर जो पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी, तो इंडिया का इन सब कंट्रीज से रिलेशन को देखने के लिए हम लोगों को सबसे पहले शुरू करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा कि कोल्ड वॉर के दौरान भी इंडिया यूएसएसआर से अच्छा रिलेशन, एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करता है 1971 में, जो फ्रेंडशिप ट्रीटी 20 साल का होता है। कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद भी इंडिया और यूएसएसआर का अच्छा रिलेशन बरकरार रहता है। भले इंडिया अमेरिका से भी रिलेशन बनाता है अपनी इम्प्रूवमेंट और अपनी तरक्की के लिए, लेकिन इंडिया और रशिया का जो रिलेशन है वो म्यूचुअल ट्रस्ट का रिलेशन है, दोनों एक दूसरे पर यकीन रखता है। बहुत सारे मामले में रशिया जो है वो इंडिया को कोऑपरेट करता है, जैसे कश्मीर का इशू हो, उस पर रशिया जो है वो इंडिया के साथ खड़ा है। कश्मीर के इशू के अलावा जो हम लोग पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इंडिया जो है उन सब कंट्री से लाती है, सेंट्रल एशिया की कंट्री से, उसमें रशिया जो हेल्प कर रहा है। एक इंडिया का प्रोग्राम है तापी गैस पाइपलाइन, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। इसमें भी तजाकिस्तान जो कंट्री है वो यही कंट्री थी, यहाँ देखिए यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी। तो ये सब कंट्रीज़ इंडिया को अभी भी हेल्प कर रही है, इन सब चीज़ों में मदद कर रही है। इंडिया को जो स्पेस सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करने की जो टेक्नोलॉजीज़ है वो भी जो है इंडिया को रशिया से ही मिला है। इसके अलावा रशिया इंडिया को मॉडर्न मिलिट्री वेपन्स वगैरह अवेलेबल करवाती है। रशिया को भी इंडिया से फ़ायदा है कि इंडिया रशिया का सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ आर्म है, मतलब कि अगर इंडिया आर्म खरीद रही है तो उसके बदले रशिया को फ़ायदा हो रहा है। तो ये जो रिलेशन है ये दोनों तरफ का रिलेशन है और ये इंडिया और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के रिलेशन को हम लोग देखें। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारा ट्रांजिशन होता है शॉक थेरेपी जो ट्रांजिशन होता है वो 1991 में टूटने से लेकर के करीब 2000 तक ये 10 साल का जो है वो ट्रांजिशन होता है, जो पेनफुल भरा होता है। इसी सब दौरान हम देखते हैं रशिया में और भी बहुत तरीके के जो है सिविल वॉर होते हैं, सिविल वॉर वगैरह भी रशिया में होता है। सिविल वॉर क्या होता है कि रशिया में एक ग्रुप होती है, मुस्लिम ग्रुप, जिसको चेचेनिया कहा जाता है। यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पर है कन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर, कन्फ्लिक्ट ऑफ चेचनिया, ठीक है, इन 1994 शुरू हो जाता है। चेचनिया एक मुस्लिम ग्रुप है जो रशिया के किसी पार्ट में रहा करते थे और ये लोग अपने रशिया से इंडिपेंडेंस के लिए ऐलान कर देते हैं। तो ये याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। चेचनिया 1994 में कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है रशिया में, सिविल वॉर यहाँ पर शुरू हो जाता है। यही नहीं, हम देखते हैं इन सब कंट्रीज़ में, जो सब कंट्रीज़ यूएसएसआर से आज़ाद हुई थी, उन सब कंट्रीज़ में भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहती है। अगले 10 सालों तक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये दोनों अनस्टेबिलिटी रहता है और बहुत सारे कंट्रीज़ में सिविल वॉर या प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट होता है। जैसे हम देखते हैं तजाकिस्तान जो कंट्री थी उसमें 10 साल तक वहाँ पर सिविल वॉर चला, सबसे लंबे दिनों तक सिविल वॉर वहीं चला। अब हो क्या रहा था, तो ये सब कंट्रीज जो पहले यूएसएसआर के अंडर थी तो कम्युनिस्ट पार्टी का कंप्लीट कंट्रोल हुआ करता था, एक ही पार्टी की गवर्नमेंट बनती थी। लेकिन जब यूएसएसआर से ये सब कंट्री डिसइंटीग्रेट हो गई, अलग हो गई, तो इन सब कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी अच्छे से कायम नहीं हो पाया। जिसकी गवर्नमेंट बनी वो गवर्नमेंट पावर में बनी रही, पावर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ पर डेमोक्रेटिक जो है प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो याद रखना, तजाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो है वो 10 सालों तक जो है वहाँ पर सिविल वॉर चला। रशिया में खुद भी ये चेचनिया जो ग्रुप है, जो चेचनिया ग्रुप जो मुस्लिम ग्रुप है, या ये भी जो है सिजनिस्ट मूवमेंट, मतलब रशिया से अलग होने के लिए मूवमेंट शुरू कर देता है। तो 1994 में शुरू हुआ। इसके बाद इसी सब चीज़ से रिलेटेड यहाँ देखिए सिविल वॉर के बारे में हम लिखे भी हैं, जो सिविल वॉर तजाकिस्तान में 2001 में आकर के ख़त्म होता है। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है, ये टॉपिक है अरब स्प्रिंग। क्या था अरब स्प्रिंग, याद रखना, ये यूएसएसआर से के डिसइंटीग्रेशन के इवेंट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसी रीजन की इवेंट है, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से इसका अरब स्प्रिंग का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये भी एक प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है जो सेंट्रल एशिया के रीजन में शुरू हुआ था, अरब कंट्रीज़ में जो है ये शुरू हुआ था। तो अरब स्प्रिंग क्या था, अरब स्प्रिंग याद रखना है क्या था, एक प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट था। अरब स्प्रिंग क्या था, यहाँ देखिए अरब स्प्रिंग, यहाँ अरब स्प्रिंग क्या था, प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट था।
अरब स्प्रिंग पर कोई साल नहीं प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट, कोई ऐसा साल नहीं होगा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछा होगा, और अलग अलग कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी इस पर क्वेश्चन पूछा है। तो अरब स्प्रिंग क्या था? अरब स्प्रिंग एक प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट था। जो कहाँ से शुरू हुआ था ये भी पूछा जाता है। अरब स्प्रिंग कहाँ से शुरू हुआ? तो तुनीशिया नाम की कंट्री है। क्या नाम है? तुनीशिया। तुनीशिया नाम की कंट्री है, यहाँ लिखा हुआ TUNISA। तुनीशिया नाम की कंट्री है, यहाँ से अरब स्प्रिंग शुरू हुआ क्या था? यहाँ पर एक जो है स्ट्रीट वेंडर था, मतलब फ्रूट्स या वेजिटेबल्स बेचने वाला एक जो है रेडी और ठेले वाला था, जिस पर पुलिस जो है जुल्म ज़्यादती करती है, और उस पुलिस मारती पीटती है, ठेला वगैरह शायद उल्टा देती है। उन सब चीज़ों की वजह से जो है ना वो मोहम्मद बाउज़ीज़ी नाम का जो फ्रूट सेलर था या स्ट्रीट वेंडर था वो आत्मदाह कर लेता। आत्मदाह होता है कि अब खुद में आग लगा लेना। गवर्नमेंट की नाइंसाफ़ी या गवर्नमेंट के जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ जो है वो ज़्यादती के ख़िलाफ़ जो है ये आग लगा लेता, सेल्फ इमोलेशन कर लेता है। कौन? मोहम्मद बाउज़ीज़ी। कहाँ पर करता? तुनीशिया नाम की कंट्रीज़ में। और जिस वजह से वहाँ पर देखते हैं कि मोहम्मद बाउज़ीज़ी के फेवर में सेंटिमेंट जो है फैल जाता है, और बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ मूवमेंट शुरू कर देते हैं गवर्नमेंट या पुलिस की जो है ना वो ज़्यादती के ख़िलाफ़, शोषण के ख़िलाफ़ जो है मूवमेंट होता है। इसी मूवमेंट को हम अरब स्प्रिंग कहते हैं। और ये मूवमेंट तुनीशिया से ज़रूर शुरू हुआ था। कब हुआ था ये डेट भी याद रखना, 2010 में। और भी कंट्रीज़ में जो है वो फैलता है। इजिप्ट है, लीबिया है, सीरिया है, बहरीन है, ये बहरीन है। इन सब कंट्रीज़ में भी जो है अरब स्प्रिंग फैलता है। तो ये याद रखना, अरब स्प्रिंग से एक नंबर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला अरब स्प्रिंग क्या था? ये प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट था। कब शुरू हुआ? 2010 में शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? तुनीशिया नाम से के कंट्री से शुरू हुआ। और जो है किन किन कंट्रीज़ में फैला? तो इजिप्ट है, लीबिया है, सीरिया है और बहरीन है। ये सब सारे कंट्रीज़ में जो है फैला। यहीं पर हम लोगों का ये चैप्टर रिविज़न का ख़त्म होता है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में ये वीडियो ख़त्म होता है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उन सब चीज़ों को कवर करेंगे। हमारा वीडियो, हमारा पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।